नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ कि फैमिली मेम्बर्स स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के साथ कैसे डील करें, इस फैमिली गाइड को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर मैं आगे आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देता हूँ। आज जो टॉपिक लिया जाएगा वो होगा कि कैसे फैमिलीज़ पेशेंट को हेल्प कर सकती हैं। क्या पॉसिबल ऐसे हिस्से हैं रिकवरी के जिनमें फैमिलीज़ मदद दे सकती हैं पेशेंट को। रिकवरी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर पेशेंट अपना एक अलग ही रास्ता खोजता है। यह यात्रा पेशेंट को खुद ही करनी होती है और कोई दूसरा उसकी जगह ये यात्रा पूरी नहीं कर सकता। और इस यात्रा को पूरा करने का डिसीज़न पेशेंट के खुद के अंदर से आता है। कोई दूसरा पेशेंट पर थोप नहीं सकता कि पेशेंट को किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो फैमिली मेम्बर्स के जो प्रयास हैं वो तभी हेल्पफुल हो सकते हैं जब पेशेंट खुद अपने इलाज के लिए, अपनी रिकवरी के लिए एक रास्ता चुनने को तैयार हो। पर फिर भी फैमिली मेम्बर्स कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं पेशेंट को और अपने लव्ड वन को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं, जिसमें वो उनके साथ कुछ ऐसा काम कर सकें जिसमें कि वो रिकवरी के गोल्स को पहचानने में और उस पर काम करने में पेशेंट की सहायता कर सकें। सबसे पहला ज़रूरी पहलू होता है कि पेशेंट को रिकवरी का मीनिंग एक्सप्लोर करने में मदद दी जाए। वैसे तो हर पेशेंट रिकवरी के अपने अलग गोल्स सेट करता है जो कि शायद पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से ना हो, और वो अपने हिसाब से अपनी रिकवरी को अंडरस्टैंड करता है। और ज़रूरी होता है कि फैमिली मेम्बर्स पेशेंट की रिकवरी के इस रास्ते की रिस्पेक्ट करें। जो भी रास्ता पेशेंट ने चुना है उसकी इज्जत करें। पर फिर भी अगर पेशेंट इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है तो फैमिली मेम्बर्स मदद दे सकते हैं कि वो इसकी शुरुआत करे, और इसके लिए पेशेंट से बात करना ज़रूरी है। अलग अलग विकल्प, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, उनके बारे में चर्चा की जाए और पेशेंट को एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए कि कैसे वो लाइफ की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ सकता है या उसकी तरफ आगे बढ़ सकता है। रिकवरी के बारे में जो भी चर्चा होती है वो एक लो स्ट्रेस, मतलब कम तनावपूर्ण माहौल में ही हो सकती है। एक ऐसा माहौल जिसमें कि स्वीकृति का भाव हो, जिसमें कि पेशेंट और बाकी लोग इज्जत महसूस कर सकें और जिसमें हर व्यक्ति खुले मन से बात कर सके, चर्चा कर सके, बिना किसी दबाव या प्रेशर के। ज़रूरी है कि पेशेंट पर बदलाव के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए, कोई ऐसे कमिटमेंट्स ना लिए जाए पेशेंट से, और ना ही उसको कमिटमेंट देने के लिए जोर दिया जाए। ज़रूरी होता है कि रिकवरी के बारे में कुछ इस तरह बात की जाए कि वो अलग अलग लोगों के लिए क्या मीनिंग रखती है और कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिकवर करते हैं, ताकि पेशेंट को इस बात की क्लैरिटी दी जा सके कि बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे कि रिकवर हुआ जा सकता है और कोई भी सही या गलत रास्ता नहीं होता। इसीलिए जो भी रास्ता पेशेंट चुनता है उसमें बहुत कुछ सही हो सकता है। तो पेशेंट से अगर सीधे तौर पर ही पूछ लिया जाए कि उसका रिकवरी का मीनिंग या उसका आइडिया क्या है, तो यहाँ से एक शुरुआत तो हो ही जाती है। पर फिर भी ज़रूरी होगा कि आप अपने रिलेटिव को, मतलब फैमिली मेम्बर को एनकरेज करें कि वो थोड़ा और अपनी इमेजिनेशन को बढ़ावा दे। ज़रूरी नहीं कि मन में जो एक बात बैठी है केवल उसी को रिकवरी माना जाए या उस रास्ते पर ही चला जाए, पर एटलीस्ट थोड़ा फैंटेसाइज तो किया ही जा सकता है कि कैसे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग गोल्स या डिसीजंस लाइफ को बदल सकते हैं, कैसे लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है अगर कुछ अलग निर्णय लिए जाएं। तो कुछ सवाल हैं जो कि पूछे जा सकते हैं जिसमें कि ये समझा जाए कि लाइफ जो है वो बड़े ही फिक्स्ड और अनचेंजेबल रास्ते पर नहीं चलनी चाहिए, बट वो थोड़ी फ्लूइड होनी चाहिए, थोड़ा बहाव होना चाहिए जीवन में। ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिसको बदला जा सके और जो वक्त के साथ थोड़ा पकने लगे, मतलब जिसमें कुछ और ज़्यादा परिपक्वता और समझ आने लगे। जैसे कि अगर तुम्हारे पास ये सारी कठिनाइयाँ ना हो जिन्हें कि तुम आज अनुभव कर रहे हो, तो तुम ऐसा क्या करोगे जो कि तुम आज नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो इन कठिनाइयों की वजह से। या ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि अगर तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया ना होता या ये जो भी मेंटल डिसऑर्डर है ये ना होता, तो तुम्हारी लाइफ कैसे कुछ अलग होती, कैसे वो एक अलग रास्ते पर चलती। या एक अलग सवाल और हो सकता है, जैसे मुझे याद है कि तुम इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे। वो कोई भी ऐसा इंटरेस्ट का एरिया होगा। जब तुम बड़े हो रहे थे तो तुम्हारी इस चीज़ में बड़ी दिलचस्पी थी,
तो क्या इसमें तुम्हें लगता है कुछ बदलाव आया है? क्या तुम्हारे इंटरेस्ट बदल गए हैं, या तुम अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हो और अभी भी उस रास्ते पर या उस चीज़ को टेकअप करके आगे बढ़ना चाहोगे? जब रिकवरी के बारे में बात की जाती है और लाइफ में चेंजेस लाने के लिए चर्चा होती है, तो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जोर ना दिया जाए कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। बहुत जल्दी या एक सेट तरीके से ही गोल अचीव करना है, ऐसा प्रेशर पेशेंट पर नहीं दिया जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कोई गोल अगर सेट हो गए तो उनको एब्सोल्यूट कमिटमेंट की तरह ट्रीट किया जाए कि भाई अब तुमने कमिट कर दिया तो अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, यही तुम्हें करना है। इस तरह से गोल्स सेट नहीं करने जिसके लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बार बार ठहराया जाए, ऐसे लक्ष्य नहीं साधने। आपका जो फैमिली मेंबर है, जो पेशेंट है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उस पर कोई भी गोल्स थोपे जाएं जो कि उसकी अपनी इच्छा या मर्जी के नहीं है। ये सबसे लास्ट चीज़ होगी जो कि पेशेंट पर की जानी ज़रूरी होगी, जिसमें लोग उसे अपने हिसाब से चलाने लगे या अपने सेट किए हुए गोल्स उसे पूरा करने के लिए बोलें। साथ ही ध्यान रखना है कि पेशेंट के एम्बिशंस को डिस्करेज नहीं करना। ये नहीं कि उसके हर गोल को ऐसा बोलते जाएं ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हें नहीं करना, ये करना गलत है, ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, इसके दो वजह होती हैं। पहला, कोई भी नहीं जानता, इनफैक्ट आप एज अ फैमिली मेम्बर या डॉक्टर, कोई नहीं जानता कि क्या वो एम्बिशन अचीव हो भी पाएंगे या नहीं। कोई नहीं जानता कि ये जो गोल्स हैं जो पेशेंट सेट कर रहा है, जिसके लिए वो बहुत एम्बिशियस है, वो अचीवेबल हैं या नहीं, सही हैं या नहीं। दूसरा, लोगों के जीवन में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस तभी आते हैं जब वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना शुरू करते हैं, भले ही वो गोल कितना ही एम्बिशियस क्यों ना हो। भले ही हो सकता है कि पेशेंट शुरुआत में तो बहुत एम्बिशियस गोल रख ले, बहुत महत्वाकांक्षी हो जाए, पर बाद में वो खुद ही शायद अपने उस गोल को मॉडिफाई कर ले, बदल ले, और खुद ही शायद कुछ ऐसी चीज़ के साथ राज़ी हो जाए जिसमें कि वो गोल तो अचीव ना कर पाए, पर एटलीस्ट वो कुछ तो ऐसा हासिल कर ही लेगा जिसके साथ वो खुद अपनी मर्जी और इच्छा से सेटिस्फाई हो जाएगा। भले ही वो फाइनल गोल कभी अटेन ना किया जा पाए, पर फिर भी पेशेंट अपनी जर्नी में आगे तो बढ़ ही जाएगा और कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेगा, क्योंकि पेशेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई तो एम्बिशन या गोल होना ज़रूरी है। बहुत से लोगों के लिए किसी गोल की तरफ चलते रहना, लगे रहना, यही काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं कि वो गोल बहुत ज़्यादा अचीवेबल हो, क्योंकि इससे उनको गोल की तरफ आगे बढ़ने में जोश आता है, इच्छा शक्ति बनी रहती है, चुस्ती रहती है, और एक उम्मीद से पेशेंट हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है, भले ही उसके गोल्स जो हों वो अचीव ना किए जा पाएं। इसीलिए जब एक बार कोई बड़ा एम्बिशियस, बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगर एक बार आइडेंटिफाई हो भी जाता है, तो बाद में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर किसी तरह से पेशेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन तो दिया ही जा सकता है। तो भले ही पेशेंट कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ना भी ले, हो सकता है कि अपनी इमेच्योरिटी या नासमझी की वजह से उसने बहुत बड़े लक्ष्य बना लिए हों, पर एटलीस्ट जब छोटे छोटे लक्ष्य पार करने के लिए पेशेंट अपनी तरफ से तत्पर होगा, इच्छा जताएगा, तो कहीं तो वो पहुंच ही जाएगा। और इसी उम्मीद से फैमिली मेम्बर्स को भी पेशेंट को प्रोत्साहित करना है और पेशेंट को भी इसी उम्मीद से आगे बढ़ना है। इसी के साथ रिकवरी के लिए बहुत सारे ऐसे हेल्पफुल मटेरियल्स हैं जो कि यूज़फुल हो सकते हैं। इन मटेरियल्स की वजह से पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स के बीच काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्दी डायलॉग हो सकता है, चर्चा हो सकती है। जैसे बाकी लोग किस तरह से रिकवर किए हैं, इसके बारे में कुछ किताबें या कुछ आर्टिकल्स रीड किए जा सकते हैं, कुछ रिकवरी की स्टोरीज़ सुनी जा सकती हैं, कुछ वीडियोस देखे जा सकते हैं, इंटरनेट पर कुछ मटेरियल सर्च करके उसको एक साथ पढ़ा जा सकता है, कुछ पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ खोजी जा सकती हैं, जैसे कि ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियोस या ऑडियोज़ को सुना जा सकता है। कुछ ऐसे लेक्चर्स भी अटेंड किए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं जहाँ प्रॉब्लम्स या रिकवरी के बारे में बताया जा रहा है, उसको सुना जा सकता है। या कुछ पीयर सपोर्ट ग्रुप्स का भी हिस्सा बना जा सकता है, जहाँ से काफ़ी मदद मिल सकती है, काफ़ी दिशा मिल सकती है और नए नए रास्ते पता चल सकते हैं कि कैसे रिकवरी को पॉसिबल बनाया जाए। उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलता है, उम्मीद बंधी रहती है कि अगर दूसरे लोग कुछ अच्छा कर गए तो हम भी कर जाएंगे। कुछ डिस्कशन के सवाल इस तरह से आपस में किए जा सकते हैं, जैसे पेशेंट से पूछा जाए कि रिकवरी का आपके लिए मतलब क्या है, क्या ऐसे बदलाव आप अपने लाइफ में, अपने तौर तरीकों में लाना चाहोगे जिससे कि तुम्हें लगे कि हाँ तुम अब रिकवरी में आगे बढ़ रहे हो। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पर्सनल रिकवरी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे सोशल रिलेशनशिप्स, या जैसे आसपास की दुनिया से कनेक्टेड रहना, लोगों से कनेक्टेड रहना, या तुम्हारा काम, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कॉलेज।
या तुम्हारी जिम्मेदारियां, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि भाई का, बहन का, पेरेंट का, कुछ ऐसे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर कुछ लेजर एक्टिविटीज़, जैसे कि कुछ इंटरेस्ट की हॉबी वाली एक्टिविटीज़ करना या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना या कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना। फिर हेल्थ या एक्सरसाइज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिस पर कि पेशेंट से चर्चा की जा सकती है। आपका जो पेशेंट है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है, हो सकता है कि वो खुद में किसी बीमारी को आइडेंटिफाई ना करे। हो सकता है उसे लगे कि मुझे ऐसी कोई बीमारी ही नहीं जिससे रिकवर करना है, तो मुझे किस बात की रिकवरी के लिए बोला जा रहा है। इस वजह से हो सकता है कि रिकवरी को लेकर डिस्कशन में पेशेंट को पार्टिसिपेट ना किया जा सके, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में इंसाइट की कमी के कारण कई पेशेंट्स समझ ही नहीं पाते कि उनको किस तरह की परेशानियां हैं, क्यों आ रही हैं, क्या उनको बीमारी है और किस तरह से उनको अपने को रिकवर करना है। क्योंकि जब एक बार बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तभी तो पेशेंट अपनी रिकवरी के लिए आगे बढ़ेगा, कुछ कदम उठाएगा। पर जब वो बीमारी को एक्सेप्ट करने के लिए या किसी सिम्टम को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है, तो पेशेंट किस चीज़ की रिकवरी करे, पेशेंट लॉजिकली खुद को कन्विंस कर ही नहीं पाएगा और इस वजह से वो किसी तरह की चर्चा में शामिल हो ही नहीं पाएगा। ऐसे हालातों में बेस्ट होता है कि पेशेंट को समझा जाए और देखा जाए कि वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से समझता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स तो हर इंसान को होती है। हर पेशेंट कैसा भी हो, चाहे वो बीमारी हो या ना हो, कुछ तो अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे रूटीन में कुछ तो प्रॉब्लम्स देखता ही है। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ पेशेंट को आ रही हैं उनके बारे में चर्चा की जाए और फिर पेशेंट के साथ ये डिसीजन लिया जाए कि अब वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है। तो अवेयरनेस किसी भी चीज़ की हो, इनसाइट किसी भी चीज़ की हो, चलेगा, क्योंकि पेशेंट किसी लेवल पर तो आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। हो सकता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बात ही ना करता हो, नेगेटिव सिम्टम्स की वजह से पेशेंट ज़्यादा इंटरेक्ट ही ना करता हो। तो ऐसे टाइम में बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे मोमेंट्स, ऐसे पल ढूंढे जाएं जब पेशेंट कम्युनिकेट करने की कंडीशन में हो, ताकि सही टाइम पर, सही जगह पर आप कोई डिस्कशन को इनिशिएट कर पाएँ। चाहे वो चर्चा बहुत थोड़ी सी हो पर वो बहुत पॉजिटिव चर्चा हो। छोटी छोटी डिस्कशंस की जाएं, बहुत लंबे लंबे पेशेंट को लेक्चर ना दिए जाएं, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग ना की जाए घर में, और बहुत ही सिंपल सी डिस्कशन की जाए, बेसिक से टास्क के बारे में डिस्कशन की जाए। बहुत ज़्यादा पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा उसे उकसाने के लिए या बहुत ज़्यादा उसे समझाने बुझाने के ऐसे कुछ काउंसलिंग्स ना की जाएं। लंबी डिस्कशंस ना हो, आसान से डिस्कशन की जाए जिसको पेशेंट समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। आपको लगेगा कि पेशेंट सुन तो रहा है पर एक्चुअल में वो कुछ सुन ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पेशेंट को थोड़ा वार्म अप करने के लिए ज़रूरी होगा कि आप बहुत छोटी छोटी डिस्कशंस करें। उससे पेशेंट को एक पुश मिलेगा, मोटिवेट होगा और वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेने के लिए एंकरेज हो सकता है। तो छोटी डिस्कशंस का ये भी फ़ायदा है कि क्योंकि पेशेंट के अंदर लंबी डिस्कशंस को अंडरस्टैंड करने का, उसको दिमाग में रिटेन करने की टेंडेंसी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए छोटी डिस्कशन से ही कई बार पेशेंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है और ज़्यादा क्लियरली अपने दिमाग में उन बातों को रख पाता है। 10 विचार दिमाग में रखने से ज़्यादा आसान है कि पेशेंट केवल एक ही विचार को दिमाग में रख के चले। इस तरह पेशेंट ये भी रियलाइज़ करेगा कि आप सिर्फ उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, आप उसको ज़्यादा भाषण नहीं दे रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्योंकि पेशेंट अक्सर आपके द्वारा दिए गए लेक्चर या आपके द्वारा जो बदलाव लाने की जो चेष्टा है उसको रेजिस्ट करेगा। पेशेंट कहीं ना कहीं उस चीज़ से तनाव में आ जाएगा जब आप उसको बहुत ज़्यादा कुछ अपने को बदलने के लिए बोलते हो। तो ऐसे में जो ब्रीफ और छोटी डिस्कशंस होंगी वो पेशेंट को ज़्यादा ऐसी लगेंगी कि जैसे आप सिर्फ हेल्प कर रहे हो, सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा उसको पुश नहीं कर रहे या उसको बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। क्योंकि छोटी डिस्कशन से पेशेंट को तनाव नहीं आएगा या ना के बराबर आएगा, पर लंबी डिस्कशन से पेशेंट अपने ऊपर गिल्ट फील कर सकता है। ऐसा लग सकता है उसे कि उसकी आलोचना की जा रही है और ऐसे में उसे लगेगा कि उसको ज़बरदस्ती बदलने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। इसीलिए छोटी ब्रीफ डिस्कशंस या बहुत छोटी इंस्ट्रक्शंस पर ही फोकस किया जाए। रिकवरी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है कि पेशेंट इंडिपेंडेंट बने और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले। इसके लिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट ये जाने समझे कि कैसे उसे अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेनी है लाइफ की, खासकर कि अपने डिसीजंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, ये पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। एक सपोर्टिव फैमिली मेंबर के तौर पर आपका काम होगा कि आप अपने उस फैमिली मेंबर को, पेशेंट को एंकरेज करें कि वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व हो, खुद अपने डिसीजन ले, ना कि वो आप पर पूरी तरह से निर्भर हो। खासकर कि अपने ट्रीटमेंट के लिए तो उसे अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। साथ ही अपने लाइफ के कुछ दूसरे जो गोल्स हैं या जो दूसरे एरियाज़ हैं उनके लिए भी इंडिपेंडेंट होना बेहद ज़रूरी है पेशेंट के लिए।
पेशेंट अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बेहतर तरह से चला सके, इसके लिए अगर आप जेन्युइनली पेशेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके डिसीजंस को एक्सेप्ट करें, स्वीकारें कि वो क्या डिसीजन अपने लिए लेना चाहता है। उन सब निर्णयों को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा जिसको कि शायद आप बिल्कुल सही नहीं मानते, जो आपके हिसाब से बेस्ट चॉइसेस नहीं हैं। कई बार ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पर दिल पर पत्थर रखकर ही सही पर पेशेंट के डिसीजंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती और कंट्रोलिंग मैनर में पेशेंट के डिसीजन मेकिंग में अड़चन डालते हैं, उसके डिसीजन को मैनिपुलेट करते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो जो डिसीजंस ले रहा है या ले रही है वो गलत हैं, तो ऐसे में आप पेशेंट की सेल्फ एस्टीम को तोड़ रहे होते हैं, मतलब पेशेंट का आत्मविश्वास गिरा रहे होते हैं, क्योंकि पेशेंट ने कुछ सोच समझकर ही वो डिसीजन लेने का सोचा था और अब जब आप उसके रास्ते में आते हो, अड़चन डालते हो, तो पेशेंट का आत्मविश्वास गिरता है। पेशेंट को लगता है कि उसने जो सोचा समझा वो शायद सही नहीं था। ऐसे में वो आपके ऊपर क्रोधित तो हो ही सकता है, पर साथ ही वो अंदर से बहुत ही हताश हो जाता है और वो फिर फर्दर अपने अटेम्प्ट्स नहीं ले पाता। इससे पेशेंट की ताकत कम होती है और पेशेंट का जो रिकवरी का जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें भी बाधा आ जाती है। एक आइडिया है या एक अप्रोच होती है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि पेशेंट के पास वो डिग्निटी होनी चाहिए, वो आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ के रिस्क ले सके, जिसके बारे में आगे मैं थोड़ा सा और किसी वीडियो में बताऊंगा। उस नियम के आधार पर ऐसा समझना ज़रूरी है कि लाइफ के अंदर रिस्क लेना ज़रूरी होता है। जीवन का एक पार्ट है, एक अहम हिस्सा है कि लोग और हम सभी रिस्क लेते हैं, और लोग जब रिस्की डिसीजंस भी लेते हैं या किसी भी तरह के डिसीजन लेते हैं तो अपने खुद की गलतियों और डिसीजन से ही सीखते हैं, भले ही वो बुरे डिसीजन क्यों ना हो। और ऐसे में बाकी सभी लोगों को भले ही ये क्यों ना लगे कि ये डिसीजन सही नहीं है, ये डिसीजन की जगह कुछ और कर सकते थे, कोई और निर्णय ले सकते थे, पर जो व्यक्ति ये डिसीजन लेता है वो किसी मानसिकता से लेता है, और जब तक वो उन डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस कर ले, जब तक वो खुद अपने एक्शन से निकले हुए परिणामों का अनुभव ना कर ले, तब तक वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता, तब तक वो पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। यह देखना बड़ा मुश्किल होगा कि जब आपका ये फैमिली मेम्बर, जिसे कि एक मानसिक बीमारी है, वो कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा है जिससे कि आप एग्री नहीं करते, क्योंकि आप तो चाहेंगे कि भाई हम उसका अच्छा सोचते हैं तो उसके लिए अच्छे डिसीजंस लेना सुझाते हैं। जैसे आपको चिंता हो सकती है कि पेशेंट ये डिसीजन ना ले कि वो अपनी दवाइयाँ छोड़ना चाहता है, या वो अपनी जॉब बदलना चाहता है, या वो किसी दूसरे शहर जाना चाहता है, या वो अपनी एजुकेशन को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता है, या कोई नए तरह का कोर्स करना चाहता है, या रिहेबिलिटेशन सेंटर से बाहर आना चाहता है, या कुछ लोग हैं जो कि उसकी लाइफ में बुरा असर डाल रहे हैं पर फिर भी वो उनके साथ रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहता है, या पुरानी रिलेशनशिप्स को दोबारा शुरू करना चाहता है। वैसे तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे कि आपके फैमिली मेम्बर के रिस्की डिसीजन लेने के चांसेस को कम किया जा सके जब वो अपने रिकवरी के गोल्स को अचीव कर रहे हैं। क्योंकि ये बात तो साफ है कि वो बहुत से ऐसे रैश डिसीजंस ले सकते हैं जिससे उनको बहुत नुकसान हो, तो ऐसे डिसीजंस के रिस्क को कम करने के स्ट्रेटजीज तो फॉलो करने ज़रूरी हैं। और जब रिकवरी के गोल्स में स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट शामिल हो तो आपके फैमिली मेम्बर को, पेशेंट को समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस बीमारी का ट्रीटमेंट काम करता है। मतलब जब पेशेंट समझता हो कि हाँ उसको ये बीमारी है और उसको अब इलाज लेना पड़ेगा, तो उसको ट्रीटमेंट के बारे में समझना ज़रूरी है। जैसे कि सिम्टम्स किस तरह के हैं, कैसे उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, उन सिम्टम्स पर दवाओं का क्या असर आएगा, किस तरह से रिलैप्स हो सकते हैं, क्यों दवाइयों को लंबे समय तक लेना ज़रूरी हो सकता है। वैसे तो आपका जो फैमिली मेम्बर है उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने इलाज को अपनी मर्जी से चुने, पर फिर भी ट्रीटमेंट के बारे में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करने को एनकरेज किया जाए। और फैमिली मेम्बर्स और डॉक्टर्स या डॉक्टर्स की टीम जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट शामिल हों, इन सब को आपस में मिलकर पेशेंट के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है कि किस तरह से ट्रीटमेंट्स काम करते हैं, कौन से अलग अलग ट्रीटमेंट्स हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की, और किस तरह से अलग अलग सिम्टम्स के लिए पेशेंट अपने लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स का चुनाव करे। ये बात तो साफ है कि आपका जो पेशेंट है उसके हालात ऐसे होंगे, उसकी कंडीशन ऐसी होगी जिस वजह से वो अपनी लाइफ के सभी हिस्सों की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, पूरा कंट्रोल अपनी लाइफ पर वो नहीं रख सकता।
उसके लिए इलाज लेना ज़रूरी होगा, दवाएं लेने के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर तो दिया ही जाएगा। साथ ही आपको शायद जिम्मेदारी लेनी पड़े कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो कैसे मैनेज करने हैं। आपको उसकी ज़रूरतों पर कैसे और कितना पैसा खर्च करना है, इसके बारे में आपको सारे फंड्स तैयार करके रखने होंगे, ताकि ना तो पेशेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर दे और साथ ही ना ही उसे किसी तरह की तंगी हो जब उसे किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़े। भले ही आपका जो फैमिली मेंबर है वो अपने फ्री विल पर पूरी तरह से एक्ट नहीं कर सकता, उसके जीवन में कुछ तरह की लिमिटेशंस तो हैं जो कि बीमारी की वजह से हैं, पर फिर भी आप उसको स्वावलंबी होने के लिए एंकरेज कर सकते हैं, ताकि वो अपनी इच्छा और अपने विल पावर से कुछ डिसीजंस तो ले ही सकता है। जैसे सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने उस फैमिली मेंबर के लिए जो कि पेशेंट है, उसके लिए एक हमदर्दी रखें कि क्यों उसके लिए इतना मुश्किल है कि वो अपने लाइफ के सारे डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। ये आपको पहचानना होगा, समझना होगा कि ये पेशेंट की और आपकी भी मजबूरी है कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, जहाँ पर उसको किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग में हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और भले ही वो थोड़े बहुत डिसीजन अपनी इच्छा से ले ले, पर फिर भी ज़्यादातर जो उसके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं, उसमें दूसरों के सहारे की ज़रूरत उसको पड़ेगी ही। इस बारे में पेशेंट के साथ हमदर्दी होना भी ज़रूरी है और उस हमदर्दी को एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, ताकि पेशेंट समझ पाए कि आप उसके लिए किस तरह से सोचते और समझते हो, ताकि वो जान पाए कि अगर आप उसको कुछ चीज़ों के लिए मजबूर भी कर रहे हो तो वो उसके लिए ज़रूरी है और आप एक अच्छी इंटेंशन से ही उसके लिए ऐसा चाहते हो। जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करेगा वैसे वैसे आप पेशेंट के साथ थोड़ा कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर पाएंगे, जिसमें कि वो अपनी लाइफ पर और ज़्यादा कंट्रोल ला पाए, जिसमें उसको कई सारे डिसीजन लेने होंगे, जैसे ट्रीटमेंट को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप फोकस करें, जिसमें आप पेशेंट को ये समझा पाएँ कि किस तरह से उसके ऊपर लिमिट्स डाली जा रही हैं और क्यों ये लिमिट्स उसके ऊपर डाली जानी ज़रूरी हैं, क्यों पेशेंट को पूरी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं दी जा रही है। इसकी समझ पेशेंट के साथ डेवलप करना ज़रूरी है। और क्या ऐसा किया जाएगा जिससे कि इन लिमिट्स को दूर किया जाए, मतलब जब ये बंदिशें पेशेंट पर हटाई जाएं तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना होगा, ये पेशेंट के साथ बात करके समझाना उसे ज़रूरी है। उदाहरण के लिए पेशेंट को मोटिवेट करना ज़रूरी है कि वो अपने बजट को, कि वो अपने जो पैसों की ज़रूरतें हैं उनका एक बजट बनाए, उनको मैनेज करे, जिससे कि वो अपने फाइनेंसिस पर अच्छे से अच्छा कंट्रोल ला पाए। इसकी जिम्मेदारी पेशेंट को देनी ज़रूरी है और धीरे धीरे उसे ये सिखाना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि एक तरफ तो आप पेशेंट के साथ ओपनली बात कर पाएँ उसके कंसर्न्स के बारे में और अपने कंसर्न्स के बारे में भी, साथ ही साथ पेशेंट का जो अपने डिसीजंस लेने का जो अधिकार है उसकी भी इज्जत की जाए, उसका भी ध्यान रखा जाए, ताकि पेशेंट के ऊपर बेवजह बहुत ज़्यादा अथॉरिटी और फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। वैसे तो कई सारे स्पेसिफिक इश्यूज़ पर डिस्कशन आप करेंगे, पर फिर भी जनरल तौर पर जब रिकवरी की डिस्कशन होती है तब आप अपने कुछ कंसर्न्स पेशेंट के सामने रख सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं कि आप किन चीज़ों को लेकर चिंता रखते हैं, और इसके लिए आप पेशेंट के साथ डायरेक्टली कुछ सवाल पूछ सकते हैं या उसके साथ बहुत ओपनली सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को भी अलाउ करना होगा और पेशेंट के लिए भी इस चीज़ को एंकरेज करना होगा। हमेशा कोलैबोरेटिव मैनर में प्लानिंग करें, थोपे ना पेशेंट के ऊपर कुछ भी, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाएं। कोई भी इश्यूज जो पेशेंट या आप फेस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके उसके बारे में पूरे सॉल्यूशंस ढूंढ के, जो भी सही सॉल्यूशन हो उस पर कुछ एक्शंस लेके, और जो भी सही रिजल्ट्स निकलें उसको ठीक से इवेल्युएट करके तभी आगे बढ़ा जाए। इस तरह की एक आदत बनानी ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या इफेक्टिव टेक्निक्स हो सकती हैं, इस बारे में आगे किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसी सीरीज़ में, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अलग अलग एक्शंस और डिसीजंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखकर एक्शंस लिए जा सकते हैं, किस तरह से रिकवरी गोल्स को पूरा करने के लिए सही और गलत का निर्णय लिया जा सकता है। इस बारे में कुछ आगे इफेक्टिव टेक्निक्स डिस्कस करूंगा। जब आप एक बार इस तरह से प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो पेशेंट के लिए और आपके लिए मददगार होगा, हेल्पफुल होगा कि आप उसके साथ एक कंसेंट बना सकें, कुछ पॉइंट्स पर एग्री कर सकें कि आगे क्या स्टेप्स लेने हैं और किस तरह से रिस्क को प्रिवेंट करना है, और अगर प्लान फेल हो जाए तो कैसे अपना बचाव करना है और कैसे प्लान भी रख के लाइफ को बेहतर बनाना है, ताकि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डगमगाए ना। अगर मान लीजिए आपका पेशेंट कोई प्लान बनाता है, उस पर कुछ
काम करता है, उस प्लान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है और वो प्लान उसका काम नहीं करता, या उसके कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसमें आप शुरू से ही एग्री नहीं करते थे, शुरू से ही आपको लगता था प्लान जो है काम नहीं करेगा और आप पहले से ही जानते थे कि पेशेंट ने जो डिसीजन लिए हैं वो गलत थे, तब आप और घर के दूसरे लोग इस पूरे फेलियर को, जो भी प्लान में फेलियर हुआ है, उसको प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल रहें। पेशेंट से बहुत ही हमदर्दी के साथ बात करें कि क्यों ये प्लान फेल हुआ, कैसे उसके जो एक्शंस थे, डिसीजंस थे, वो काम नहीं किए, क्यों उसके गोल्स अचीव नहीं हो पाए, और अब जब मामला बिगड़ गया है तो अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए। इस तरह का अप्रोच रखना ज़रूरी है, ना कि पेशेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाए, धिक्कारा जाए, देखा मैंने तो पहले ही कहा था, तुम तो अपनी करते हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं आती, तुम तो बीमार हो। इस तरह की भाषा का प्रयोग किए बिना पेशेंट के साथ बहुत हमदर्दी के साथ डिस्कस किया जाए कि क्यों उसके प्लान फेल हुए और अब आगे क्या करना पड़ेगा। इस तरह की भाषा को बिल्कुल अवॉइड कर दें जिसमें आप पेशेंट पर जोर देते हैं और उसको ताना देते हैं और कहते हैं देखा मैंने तो पहले ही कहा था, क्योंकि इस तरह का आपका रवैया पेशेंट को उकसाएगा, पेशेंट को डिप्रेस करेगा और पेशेंट गुस्सा भी कर सकता है। ज़रूरी है कि आप अपना प्रेम और अपना सहारा जो है पेशेंट से छीने ना। इस तरह से एक्ट ना करें जैसे कि आप पेशेंट की चॉइसेस पर बहुत जजमेंटल हो रहे हैं या बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं। ना धिक्कारना है, ना ताने देने हैं और ना उसको ऐसा बताना है, एहसास दिलाना है कि वो गलत करता है हमेशा। फैमिली मेंबर्स के लिए बेहद आवश्यक होगा कि एक पॉजिटिव और एक सपोर्टिव रिलेशनशिप रखी जाए अपने इस पेशेंट के साथ, जो कि अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना सीख रहा है, जो कि अभी समझ रहा है कि कैसे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाया जाए, कैसे इस बीमारी के अनुभवों से बाहर निकलकर खुद को एक बेहतर दिशा दी जाए। तो पेशेंट की जो स्टेबिलिटी आनी है, पेशेंट की जो रिकवरी होनी है, पेशेंट तो उसमें काम कर ही रहा है, तो एज अ फैमिली मेंबर ज़रूरी होगा कि आप उसका सहारा बने, ना कि उसे धिक्कारें और उसे नीचा दिखाएं।